अगला देखो, यूजीसी नेट दिसंबर 2015 का, अभी जून का हमने सॉल्व किया, अब दिसंबर का कर लेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं, इसमें भी 50 प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ठीक है, किस बोली का ये बताना, अवधी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, हमने कहा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये सब पूर्वी हिंदी की हैं। अब पूछा क्या है इसमें, बिहारी हिंदी, तो बिहारी में कौन सी बच गई, कौन सी, मगही। ठीक है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। देखो यहाँ भाषा है, लिखा भी है, चलो एक बार इनको देख लेते हैं, तैयार, ये आपको रिवीजन हो जाएगा आपका। कि पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अभ्रंश किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत से बोली कौन सी निकली, पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू और बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी में आपको पता है 4 ही है, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, फिर आते हैं पहाड़ी के अंतर्गत तो कौन कौन सी निकल के आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, गुजराती अलग से। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हमने बताया भी था, ABC। ठीक है, ABC याद रखना। मगही के अंतर्गत बिहारी बोली आती है, सब लोग जानते हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 ही बोलियां हैं। बंगला और उड़िया, ये असमिया, ये बिहारी मागधी के अंतर्गत की ये भाषा है। ठीक है, पश्चिमी के अंतर्गत देखिए, पैसाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी है, ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी है, महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी है। ठीक है, ये एक भाषा परिवार आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि दोहा या दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है, बताइए। प्राकृत भाषा, अभ्रंश भाषा, हिंदी और संस्कृत का। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसका है, अभ्रंश भाषा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है, पूछी जा चुकी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या गणपत चंद्र गुप्त की है। ठीक है, तो याद रखना किसकी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। त्रिपाठी अलग हैं और मिश्र अलग हैं, याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में आया था, 59 और 60 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पूछता है तो 65 में है, गणपत चंद्र गुप्त की है। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य पूछता है, 24-30 में आया था, श्याम सुंदर दास का। और हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 और 1914 श्याम सुंदर दास की रचना है। देखो ये रचना गई, संदेश रहो जो है साबित रहो हो कढ़ा असमहत्थ भाप ये एक तेबल याद भी हो समाणा हथ। याद रखना अभ्रंश भाषा है तो इसमें थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, फिलहाल ये किसकी है, नरपत नाल की, हेमचंद की, अब्दुल रहमान की या सारंगधर की है, बताइए। अभी देखो हमने अभी इससे पहले आपको जो पढ़ाया ये बारी वाला, वो भी किसका था, अब्दुल रहमान की। ये भी पंक्ति किसकी है, अब्दुल रहमान की है, संदेश रासक से। ठीक है, चलो। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। पंक्ति किसकी है बताइए, सूरदास की, गुरु नानक की, कबीरदास की, रैदास की, बताइए। तो सब लोग जानते हैं किसकी है, गुरु नानक की है। किसकी है बच्चा, गुरु नानक की। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। हमने कहा था कुंभ में सूर, परमानंदा, कृष्ण चीत, गोविंदा और चतुर्भुज नंदा, 8 ही कवि हुए थे अष्टछाप में। 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 किसके, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। उसी में से याद रखना कुम्भन, कृष्ण, छीत स्वामी और ध्रुवदास। तो इसमें कौन नहीं है, ध्रुवदास नहीं है, बाकी तो सब लोग हैं। ठीक है, चलो ये देखो मैंने बताया ना, वही है। कुम्भन दास का जन्म 1468 में, सूरदास का 1478 में, परमानंद 1493, कृष्णदास 1496 और गोविंद स्वामी 1505 में, छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530, नंददास का समय कब आया है 1533 में। ठीक है, तुम नी के दुए जानत गैया, चली है कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। किसकी पंक्ति है, सूरदास की, कुम्भन दास की, नंददास की या परमानंद दास की। किसकी है, किसकी है, तो कुम्भन दास की है ना ये पंक्ति। हाँ, कुम्भन दास की पंक्ति है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखो ये प्रश्न
अभी जिस व्यक्ति ने इससे पहला वाला जो पेपर 2015 का सेट हमने देखा, उसमें भी ये रचना पूछी गई और दूसरा सेट आया उसमें भी पूछी गई, जून में भी पूछी गई वही रचना, वही दिसंबर में पूछी गई, हनुमचरित। ठीक है, किसकी रचना है? ये रायमल पांडे की है। ठीक है, किसकी है? रायमल पांडे की। ललित लाम, ललित लाम के रचनाकार कौन से भैया? जसवंत सिंह है, भूषण है, पद्माकर है या मतिराम है? किसकी रचना है? तो ये मतिराम की है। किसकी है? ललित लाम मतिराम की है। किसकी है बच्चा? मतिराम की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, बहुत अच्छा कवित्व है। कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की बखेल करी जानू। बहुत अच्छी पंक्ति है, बताइए किसकी है? किसकी है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की या फिर द्विजदेव की है? किसकी है बताइए? किसकी पंक्ति है बच्चा? ठाकुर की है पंक्ति। किसकी? ठाकुर की पंक्ति है। रीत काल के कवि हैं। किसकी है? ठाकुर की कवि। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? बहुत अच्छी बात है, भारतेंदु मंडल का कवि पूछा आपसे। ठीक है, हमने एक ही आपको ट्रिक अच्छी सी दी थी कि बद्री थी ताप था ठाकुर गए मियाँ विने राधा के घर। ये इसमें सारे भारतेंदु मंडल के कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक, तो इसमें कौन सा नहीं है? ठीक, कौन सा नहीं है? राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रस कलश, इसके रचनाकार कौन है? कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रस कलश। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है रस कलश, गुणवंत हेमंत, भारत भारती, प्रेम पचीसी। ये सब रस कलश हरिओद की हो गई, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की हो गई, भारत भारती 1912 में ही मैत्री चंद्रगुप्त, प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल से में ही की रचना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ये कि क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हुए हूँ। बहुत अच्छी पंक्ति है, बताइए किसकी पंक्ति है ये? जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है? ठीक है, बताइए किसकी है ये? आपके मन में सबको यही जा रहा होगा कि ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। किसकी है? निराला की। किसकी है ये पंक्ति? निराला की है। बहुत अच्छी पंक्ति है, याद रखना। चौदह प्रश्न नंबर देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा कि आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता है, जीवन मिला है या रत्न मिला है या। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? त्रिलोचन, केदारनाथ, नागार्जुन या फिर रघुवीर साहब? किसकी पंक्ति है बताइए? ABCD। चलो किसकी है ये? तो त्रिलोचन की, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ठीक है, किसकी है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन की आज मैं अकेला हूँ, ये पंक्ति याद रखना। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। तो एक पंक्ति बोल रहा हूँ, ये बताना किसकी पंक्ति है। कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। बताइए पंक्ति किसकी है? ठीक है, बहुत अच्छी पंक्ति है और इतना हिंट दे रहा हूँ कि वो कभी भी प्रयोगवादी कवि है। ठीक है, बताना। ये देखो कथन पूछा है आपसे, बहुत अच्छा कथन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का इनमें से कौन सा कथन नहीं है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि मय स्वरूप है। बी है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। बी कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। डी अर्थ शौर्य से ही कविता का प्राण है। देखो बता देता हूँ, अगर किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो A, B और C ये तीनों कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं और ये सब कविता क्या है? निबंध से हैं। ये है जो कथन अर्थ शौर्य से और ही कविता का प्राण है, याद रखना। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु, याद रखना प्रस्थान बिंदु की बात की गई यहाँ पे, ठीक है, प्रस्थान बिंदु कहा गया है। किसे कहा गया है? मित्रों, मरजानी, कठगुलाब, आमा और चाक। आमा याद रखना सब लोग जानते हैं चित्रा मुग्दल का उपन्यास है। तो कौन होगा इसमें? मित्रों मरजानी। कौन सा है? मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती का प्रथम उपन्यास मित्रों मरजानी 1967 में आया। हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आमा 1999 में आया, चित्रा मुद्गल का। कठगुलाब 1996 मृदुला गर्ग का है और चाक 1997 मैत्री पुष्पा के है। देखो चारों स्त्रियां यहाँ पे मौजूद हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। सब लोग जानते हैं, हमारे एग्जाम में भी लगा है। कौन? एक और द्रोणाचार्य, जो कि 1977 में आया था। इधर द्रोणाचार्य की कथा है, उधर मिस्टर अरविंद की कथा है, जो कि प्रिंसिपल होता है स्कूल का। तो इन दोनों की ही समानता उसमें दिखाया गया है। तो ये कथा नाटक किसका हो गया? एक और द्रोणाचार्य, ठीक है, इसकी बात हो रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये प्रश्न आपका, देखो, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से? पहले पूछ रहा था किस नाटक से, अब क्या पूछने लगा? किसने ये पंक्ति कही, ठीक है। उसके थोड़े या 24 में पूछने लगा कि ये इसको क्रम में लगाइए। अब आने वाले में पूछेगा ये किस दृश्य में आया है, ठीक है। बहुत याद रखना किस नाटक के ये, तो सब लोग जानते हैं किसका है, स्कंदगुप्त का है ये कथन। और कौन कहता है? तो मातृगुप्त कहते हैं, जिनका नाम कालिदास है, ठीक है, याद रखना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी और राज, सब जयशंकर प्रसाद के नाटक है। ठेस कहानी के लेखक कौन है बताइए? ठेस अज्ञे जी हैं, फणिसोमनाथ रेणु जी हैं, अमरकांत हैं या मोहन राकेश हैं, ये बता दीजिए। कौन? ठेस कहानी कौन हो गए? फणिसोमनाथ रेणु। कौन है? फणिसोमनाथ रेणु जी। ठेस देखो, फणिसोमनाथ रेणु कविप्रिया अज्ञे की है, मालवे का मालिक मोहन राकेश, इंटरव्यू अमरकांत का। किसका है? अमरकांत का। ये देखो प्रश्न आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आईए रिसर्च की नहीं है? जिसने भी रचनाएं पढ़ी होंगी तो अच्छी तरीके से तैयार होगा। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रिटेरिक, कल्चर एंड अनार्की, इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग। बताइए इसमें कौन सी आईए रिसर्च की नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो हमको पता है कि देखो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये भी है, द फिलॉसफी ऑफ रिटेरिक ये भी है, इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग ये भी है। कौन सी रचना? ये कल्चर एंड अनार्की इनकी रचना नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी है? कल्चर एंड अनार्की हमको पता है मैथ्यू अर्नाल्ड की है। किसकी है? मैथ्यू अर्नाल्ड की, ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड की। ये देखो अगले कवि आगे, बहुत अच्छी बात। अब यही रचना दोबारा फिर से पूछी जा चुकी है, सबको पता है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तलता, ठीक है। दोहा कोश सरहपा की सबसे पहली आ गई, श्रावकाचार 933 में आई, ठीक है। संदेश रासक उसके बाद में, फिर कीर्तलता तो 1500 के आसपास, यानी विद्यापति की रचना हो गई। तो आपसे नंबर कौन सा हो गया? ए। देख लेते हैं ना, दोहा कोश कौन सी? सरहपा। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की। संदेश रासक अब्दुल रहमान की। कीर्तलता विद्यापति की। याद रखना यहाँ पे एक बात दे दी है कि दोहा कोश जो रचना है बच्चा, दोहा कोश जो रचना, इसका संपादन किसने किया था? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, ठीक है। ये देखो आगे, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। देखो नूर मोहम्मद और उस्मान, ये सब उस्मान की रचना कौन सी? चित्रावली। और चित्रावली का समय क्या है? 1613, यानी ये उस समय के कवि हैं। और कुतुबन की रचना कौन है? कौन सी? कुतुबन और एक मधुमालती जो मंजन की है, ये इसके आसपास के हैं। तो सबसे पहले कौन से आएंगे इसमें? कुतुबन आ जाएंगे।
उस्मान इनके बाद हैं, फिर कासिम शाह, फिर लास्ट में आए थे नूर मोहम्मद, याद रखिए। हाँ ये रहा देखो, रचनाकाल के अनुसार से कवियों का कुतुबुन 1567 में आए थे, फिर उस्मान, फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद। सब देखो ये अगली रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। सब पहले यही रचना पूछे थे, खूब काल क्रम पूछा जाता भर भर के। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगारण्य, जगद विनोद। भाव विलास किसकी है? देखो श्रृंगारण्य तो किसकी हो गई? भिखारी दास की है। ललित ललाम किसकी है? साथ मतिराम की। भाव विलास किसकी है? देव की। और जगद विनोद पता नहीं, तो ये किसकी हो गई? सबसे पहले कौन आएगा? मतिराम ही आएंगे, तो कौन सी हो गया? इसका नंबर ए। हाँ देखो ललित ललाम आ गया। ललित ललाम 1664 में लिखी गई थी मतिराम के द्वारा। भाव विलास 1689 में लिखी गई देव के द्वारा। श्रृंगारण्य 1750 में भिखारी दास और जगद विनोद पद्माकर भट्ट का। हाँ ये भी थोड़ा याद रखना साथ में नोट कि जो महाकवि देव थे उनका मूल नाम क्या था? देवदत्त था। ठीक है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमको मालूम है इसमें से किसी का आपका उत्तर नहीं पता, पर इतना पता है कि इनमें सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी आना चाहिए। तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ पे लगे हुए हैं? सी में लगे हैं, डी में लगे हैं? नहीं, इनसे पहले भी आए थे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। फिर जैनेन्द्र, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय 1907 में हुआ था ना, 1907 में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा का जन्म कब? 1903 में। जैनेन्द्र का जन्म कब आया? 1905 में। हजारी प्रसाद 1907 में। अमृतलाल नागर 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में, इम्पोर्टेंट है। ये देखो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? हाँ बहुत अच्छी। इंदुमती कब आई थी? इंदुमती 1903 के समय में आई थी ना, उसी के समय में तो आई थी इंदुमती। उसने कहा तो सबको पता 1915 में। फिर आई मकरील। कफन तो 1936 में आई, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। बी होगा। हाँ बी। चलो समय देख लेते हैं, ये रहा, समय मिल गई। इंदुमती 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की हो गई। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मकरील 1934 में यशपाल की हो गई। कफन 1936 में प्रेमचंद की। बहुत अच्छी कहानी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताइए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? नया ज्ञानोदय, सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य। याद रखना ये पत्रिकाएं दोबारा भी पूछी गई हैं, आप लोगों को बताना है। नया ज्ञानोदय, सारिका पत्रिका, आजकल या समकालीन भारतीय साहित्य। नया ज्ञानोदय, सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य, बताइए। चलो इनका समय हम लोग देख लेंगे। डी फिलहाल उत्तर था इसका। देखो सबसे पहले पत्रिका थी आजकल, जो कि 1945 में दिल्ली से निकलती थी और इसके संस्थापक थे प्रवीण उपाध्याय, योगेंद्र दत्त शर्मा। वर्तमान जो इसके संपादक थे कौन? सीमा ओझा। ठीक है, जो इस टाइम हैं। और सारिका जो पत्रिका थी ये 1967 में निकली थी, याद रखना। कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से निकलती थी। कहाँ से? दिल्ली से निकलती थी। और इसके जो संपादक थे कौन थे बच्चा? कमलेश्वर। कौन थे? कमलेश्वर। फिर इसके बाद जो पत्रिका आई है समकालीन भारतीय साहित्य, ये भी दिल्ली से निकलती थी। इंद्रनाथ चौधरी निकालते थे और साने गिरधर राठी निकालते थे। बहुत अच्छी बात है। अगली अगर हम बात करें तो नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है ये भी देखो मासिक पत्रिका थी। कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से निकलती थी। और इसका संपादन कौन करते थे? रविंद्र कालिया। रविंद्र बहुत कालिया था। ठीक, रविंद्र कालिया, याद रखना। वहीं से वर्तमान प्रभाकर, तो मासिक ये वर्तमान, इसके प्रभाकर याद रखना श्रोत्री। ठीक है, जो वर्तमान में इस टाइम है, ये आपको याद रखना है किस पत्रिका के इस टाइम जो है संपादक। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहिनी के नाटकों का सही अनुक्रम का। अब देखो इसमें इस बार यूजीसी नेट दिसंबर में माधवी पूछा गया। मुआवजे तो नहीं पता, पर माधवी का समय पूछा था। ठीक है,
हानूस 1977 में आया, ये बिल्कुल सही बात है। फिर माधवी मुआवजे आलमगिरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं समय, देखो ये इंपॉर्टेंट है। हानूस कब आया था? 77 में आया था। और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे 81 रुपये, याद रखना इस बात को। माधवी का समय क्या है? 1985। इस बार यूजीसी नेट दिसंबर जून पूछा गया, आप लोग जाके देखें। मुआवजे भी शायद पूछा गया है 1993 में। रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999, सभी भीष्म साहिनी के ही नाटक हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? बिना दीवारों का घर, वाह, बिना दीवारों का घर कभी देखा आपने? जो राम रच राखा, ठहरा हुआ पानी, नेपथ्य राग, कौन सा है बताइए? रुक जाओ, चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, उत्तर नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अब देख लो, बताइए अब कौन सा है? प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रच राखा, नेपथ्य राग, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है बच्चा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो, बिना दीवारों का घर कब आया? 65 में। ठहरा हुआ पानी कब आया था? 75 में। जो राम रच राखा कब आया भैया इसका समय? 81 में। नेपथ्य राग कब आया? 2004 में। बिना दीवारों का घर किसका था? मनु भंडारी। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा। जो राम रच राखा मृणाल पांडे, बहुत अच्छी बात है। नेपथ्य राग मीराकांत 2004 में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा उत्तर आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो ये रहा, क्या बात है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है बताइए? संपत शास्त्र, साहित्यलोचन, संस्कृति के 4 अध्याय या मध्यकालीन बोध का स्वरूप। बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। देखो चारों ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप कर सकते हो, आप अपने को कम मत समझना। चारों ऑप्शन आपके उत्तर सामने हैं, ठीक है। तो संपत्ति शास्त्र किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। साहित्यलोचन ये किसका है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, जो कि 46 या कब आया था? 56 में आया था ना। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये तो 1870 में था, 1970 में था, ये तो मुझे पता है। तो ए ही सही होना चाहिए इसका, ठीक है। देखो ये रहा आपके सामने संपत्ति शास्त्र, आपके सामने मैंने रख दिया ना भैया। संपत्ति शास्त्र 1907 में आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्यलोचन 22 में श्याम सुंदर दास। और संस्कृति के 4 अध्याय आलोचना है 1956 में रामधारी सिंह दिनकर। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये भी आलोचना 1000 नहीं भैया, बहुत गलत, अच्छा 1970 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। हाँ, साहित्य का भी मिला। ये रही, देखो अब क्रम लगाने के लिए क्या? रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ध्वन्यालोक, काव्यमीमांसा, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, बताइए। काव्यादर्श रचा दंडी ने, भामा ने काव्यालंकार, और धन के धनंजय का 10 रूपक, 4 प्रकाश में बटा है यार। अब इसको आप लोग याद करना है, तैयार तो करना है। देखो काव्यादर्श किसकी है? दंडी की है। दंडी का समय क्या था? 7वीं शताब्दी में। तो इसका मतलब सबसे पहले काव्यादर्श ही आना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी मान लें? नहीं मान सकते? मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ये राजशेखर की हो गई, ये उनकी हो गई आनंदवर्धन की, फिर साहित्य दर्पण है, ये रामचंद्र शुक्ल की हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी, देखो बी भैया, वही बी हमने बताया है, आप गलत क्यों मान रहे हैं? बी बताया, काव्यादर्श, फिर ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में आई, फिर काव्यमीमांसा, फिर साहित्य दर्पण, ठीक है। देखो ये रहा, मैं नहीं बोलता भैया। काव्यादर्श 7वीं में आई, आचार्य दंडी की होगी। ध्वन्यालोक 9वीं शती में आई, आनंदवर्धन की हुई। काव्यमीमांसा 9वीं शती में आई, राजशेखर की हो गई। साहित्य दर्पण याद रखना 14वीं में आई थी, ये विश्वनाथ की, ठीक है, वो दूसरी मीमांसा है साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न देखें तो ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तर भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अच्छा, आप नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। सब लोग बता लो कि भैया हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? 1940 में लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ना, उन्होंने तो लिखी थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ने लिखा, 1938 में लिखा था राम कुमार वर्मा ने।
उत्तर भारत की संत परंपरा ये परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा होगा, जो कि कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, ये रहे। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सबके पास होगा बच्चन सिंह, 96 में लिखा गया, ये रहे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक था 38 रामकुमार वर्मा, उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वारसड़ा। अच्छा क्या बात है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, किसका कौन है बताइए। श्री हमने कहा था ऐसे नहीं याद होगा तो ऐसे याद किया करो, श्री रामानुजाचार्य, बस। तो ए का ए, बस इसी से निकाल सकते हो, ए का ए कहीं मिल रहा है, ए का ए बी में मिल रहा है, तो उत्तर नंबर बी। रुद्र संप्रदाय किसका हो गया, रुद्र संप्रदाय किसका हो गया बच्चा, विष्णु स्वामी का, ठीक। सनकादि संप्रदाय किसका हो गया, निम्बारकाचार्य का। और राधा वल्लभ संप्रदाय किसका हो गया, श्रीहत जी। अच्छा और भी हैं, श्री संप्रदाय इनका है। देखो सारे संप्रदाय आपके सामने, इनको याद कर लो। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, और इनका सिद्धांत था विशिष्ट द्वैता द्वैतवाद। हमने कहा ना श्री राम जी सबसे विशिष्ट हैं। रुद्र संप्रदाय ये किसका है, वल्लभाचार्य का है, नहीं याद होता है बल्ला मारेंगे शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। सनकादि संप्रदाय ये निम्बारकाचार्य का है, ये किसका है, द्वैता द्वैतवाद, याद रखना द्वैतवाद। राधा वल्लभी संप्रदाय ये श्रीहत जी का। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, जो कि इनका जो सिद्धांत था द्वैतवाद। स्मार्त संप्रदाय ये शंकराचार्य का है, इनका जो है सिद्धांत क्या है, अद्वैतवाद, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने के लिए चीज़ें हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है, चिंतामणि, अंग दर्पण और मतिराम, शिवा बावनी, भूषण, रस रहस्य, रसलेन, रसराज और काव्य प्रकाश। बताइए किसकी कौन है। शायद शिवा बावनी है ना भूषण की, सी का दूसरा देख लेते किस में मिल रहा है, लोटी में मिल रहा है, यही मुझे पता था। एक रचना इसमें से पता था कौन सा, सी का भैया दूसरा, ये रहा। चलो देखो अंग दर्पण का समय क्या बच्चा, 1737 में आई थी, और रसलीन की रचना है। शिवा बावनी भूषण की है। रस रहे 1670 में आई थी, कुलपति मिश्र की। रसराज 1663 में मतिराम की है। काव्य प्रकाश किसकी है बच्चा, चिंतामणि की है। किसकी है, चिंतामणि की है। चलो रस याद रखना, रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। वाह वाह वाह, गुलाम नबी था, इस बात को याद रखना। अगला अगर हम प्रश्न देखते हैं आपके सामने तो ये अरे दिख जाता है उत्तर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। कुमार पाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, कुमार पाल चरित हमीर रस। ऐसा नहीं याद होता ना, ऐसे याद करो। कहो तो मेरा प्रबंध करो, मेरा भैया प्रबंध करो, तो मेरा कहाँ, यहाँ पे मेरुतुंग हैं, तो प्रबंध चिंतामणि इनका हो गया, ठीक है। हमीर रासु हम हैं शंकर जी, याद रखना, सारंगधर। तो डी का पांचवा और बी का दूसरा कहाँ मिला, डी का पांचवा मिल रहा है यहाँ पे, और बी का दूसरा कहाँ मिल गया, पहले ही में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, कुमारपाल प्रतिबोध याद रखना 12वीं सदी में आए, सोम प्रभु सूरी रचना लिखी, और इसका वो जो है एक्चुअल नाम कितना है, 1184 समय। प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी में यानी 1304 में। समय इनका याद रखना, बहुत पूछा था, मेरुतुंग की है। कुमारपाल चरित ये किसकी, हेमचंद्र की है। हमीर रासु 1357 में सारंगधर की है, ठीक है। अब परमाल रासु आलाखंड है 1230 में जगनी की है, ठीक है। बार बार मैं कहता हूँ परमाल रासु की एक पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, कौन कि 12 बरस ले कुकर जीवे यार 13 ले जिए सियार, अब बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इसका मतलब 18 बरस के बाद जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी करें सब बेकार है, धिक्कार है जीवन का, ठीक है, सब लोग छोड़ दो। निम्नलिखित संपादकों को उनके पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, और आगे कौन मिलेंगे आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी यज्ञ। तो ऐसे याद कर लो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसका किया, सरस्वती पत्रिका। कविवचन सुधा किसकी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। और प्रेमचंद ने किसका किया, हंस पत्रिका का किया, ठीक है। तो निकल जाता है, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पत्रिका आपके सामने देख लो।
सरस्वती पत्रिका 1903 में इलाहाबाद से निकाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रतीक पत्रिका 1947 में निकाली थी इलाहाबाद से अज्ञे जी ने। कविवचन सुधा 1868 में निकली काशी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। हंस पत्रिका 1930 में निकली बच्चा बनारस से निकली थी, कहाँ से, किसने निकाला था, प्रेमचंद ने। सरस्वती याद रखना, ये सब पढ़ चुके हो, सबसे पहले किसने कब निकाला था। वाह वाह वाह, क्या बात है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, शेष स्मृतियाँ, मेरी जीवन यात्रा और श्रृंखला की कड़ियाँ। मुझे पता है कि इसमें आपको नहीं, बहुत सी चीज़ें नहीं पता, पर इतना तो पता है कि श्रृंखला की कड़ियाँ किसका है। ये किसका है भैया, महादेवी वर्मा का है ना। तो डी का 5वां हम लोग देख लेते हैं किस में है। डी का 5वां किस में मिला, सी में मिल गया। ठीक है, किस में मिल गया, सी में मिल गया। अच्छी बात है ना। आपको जल्दी लगता हो तो वीडियो रोक करके उसके बाद अपना उत्तर दे लिया करो, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। श्रृंखला की कड़ियाँ याद रखना कब आई थी, समय इसका 1942 में, महादेवी वर्मा निबंध है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में, जयशंकर प्रसाद, ये भी निबंध है। मेरी जीवन यात्रा 1946 में, राहुल सांकृत्यायन की है, आत्मकथा है। शेष स्मृतियाँ 1939 बच्चा रघुवीर सिंह की है, निबंध संग्रह है। कैसा है भैया, निबंध संग्रह है। ब्रज भाषा व्याकरण, ये धीरेन्द्र वर्मा का है व्याकरण। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना। मैं नहीं कहता कि पहले सम्मिलित करो, उनके कवियों के साथ करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद। ठीक है, ये नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें की बहुत सी पंक्तियाँ आपकी पढ़ी होंगी। ये रहा, देखो एक मिनट यहाँ तक लेते हैं, चलो यहाँ तक। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लोन। कहाँ से हुई ये पंक्ति, राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा किसकी है, निराला की है। तो बी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, बी ऑप्शन किसके साथ जाएगा बच्चा। बैटरी नहीं रहेगी भैया। हाँ देखो, ये किसकी पंक्ति हो गई, निराला की। ठीक, फिर मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच में है उतना ही कहो। चलो ठीक है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं कहाँ जाने कहाँ। ये किसकी है, अंधेरे में कविता। ये किसकी है, मुक्ति बोध की। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और भी कोई बचा, कर्म का भोग, भोग का, ये शायद पंक्ति किसकी है, किसकी, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और चलो देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो पंक्ति एक बार देखो। होगी जय होगी, ये किसकी थी, निराला की। ये कर्म का भोग चेतनानंद किसकी पंक्ति थी, ये बच्चा जयशंकर प्रसाद की। होगी जय होगी, ये निराला की होगी। मौन भी अभिव्यंजना, ये किसकी थी, अज्ञे की है। परम अभिव्यक्त लगातार घूमते जग में, पता नहीं जाने कहाँ, ये मुक्तिबोध की है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। धूमिल की पंक्ति है, आपके एग्जाम में भी, पेपर में भी लगी हुई है। जाके ये पंक्ति ढूंढना जाके उसमें। देखो ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। पर्णदत्त है रूप, और फिर ओकाक, और कौन, गाल्व। चलो हमको पता है, इसमें से सब नहीं पता है, पर एक तो पता है ना, पर्णदत्त किसकी है, स्कंदगुप्त की। पर्णदत्त किसका पात्र है, स्कंदगुप्त का। तो ए का दूसरा हमें देख लेना है इसे। ए का दूसरा किस में मिल रहा है, बी और डी में मिल रहा है। चलो फिलहाल डी के लिए हम लगा देते हैं। ठीक, तो पर्णदत्त किसका हो गया, स्कंदगुप्त। किसका हो गया, स्कंदगुप्त। और हे रूप किसका हो गया, हे रूप किसका हो गया, कलंकी का। और काक किसका हो गया बच्चा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण पर। सो उपन्यास हैं, ये नाटक हैं। गाल्व किसकी होगी बच्चा, ये तीसरा है, माधुरी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना। अगला प्रश्न देखो, ये कहानियाँ हैं। जोंक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, बताइए ये किसकी हैं।
जोक तो हमको पता है किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क की होनी चाहिए। ए ना, ए का तीसरा, बिल्कुल ए का तीसरा मिल गया। ठीक, जोक किसका हो गया, उपेंद्र नाथ अश्क का। शिवाजी का सच्चा स्वरूप किसका है, ये हरे कृष्ण प्रेमी की है। ठीक, प्रतिभा का विवाह किसका हो गया, भुवनेश्वर। और पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। हैं, सही है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस पीयूष निधि, रस कलश, हिंदी नवरत्न। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रस कलश किसकी है, इससे पहले भी पेपर में पूछी जा चुकी है, इसीलिए कहते हैं ना प्रीवियस ईयर सिर्फ इसी के लिए जरूरत है। रस कलश इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, तो हमको पता है रस कलश किसकी हो गई बच्चा, हरियोध जी की हो गई। हिंदी नवरत्न किसकी है, किसकी है, नहीं पता है, मिश्र बंधु की। रस पीयूष निधि किसकी है, ये होगी आपकी देव जी की, है ना। चलो इसी से निकाल लेते हैं। सी का दूसरा, देखो सी का दूसरा कहाँ है, मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और डी का पहला, और काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी हो गई फिर चौथा। याद रखना, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रस पीयूष निधि, ये देव की पंक्ति है। ये फिर गद्यांश है। ठीक है, चलो यही तक रखते हैं। फिर हम 2016 का पेपर अब हम कल करने वाले हैं। ठीक है, 2016, 17, 18, 19, 20, 4 और उधर 4 पेपर, 8 पेपर है हमारा। दिन कितने हैं, चलो एक दिन में 2 पेपर, कल 16, 17 का हम लोग करना पड़ेगा, तब काम चल पाएगा।